वसीला उर्दू टीवी के नाज़रीन, प्रोग्राम तकल्लुफ़ बरतरफ में जनाब पी मंसूर अली खान से बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू की जा रही है। जनाब मंसूर अली खान पेशे के एतबार से आश्तर हैं और समाजी खिदमत के हवाले से शहर रायचूटी में शोहरत रखते हैं। जनाब, प्रोग्राम बेतकल्लुफ़ में आपका इस्तकबाल है। जी शुक्रिया। हम आपसे बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं जी। उम्मीद है कि आप भी बेतकल्लुफ़ जवाब देंगे। हाँ ज़रूर। हमारे नाज़रीन आपके तालीमी पस मंज़र के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम पी मंसूर अली खान है। मैं फ़िलहाल बीकॉम डिग्री कर चुका हूँ। मेरा रेजिडेंस आके रायचूटी है। इस पेशे में हमने 20 साल से लगे हुए हैं। ये ऑडिटर का पेशा मैं 20 साल से रायचूटी के अंदर कर रहा हूँ। मेरा एजुकेशन आगे बीकॉम है। मैं एक ऑडिटर का काम करता हूँ। इस पेशे की तरफ आप खुसूसन क्यों आए? जी ऐसा है कि जब मेरा 10 क्लास ख़त्म हुआ तो मेरे उस्ताद जहाँ असेंबली जाफ़र अली करके थे, तो उनके पास में आना जाना रहता था। तो वो आने जाने के दौरान में मेरे को इस प्रोफेशन के ऊपर थोड़ी दिलचस्पी रहने की वजह से मैं इस पेशे में अब तक जारी हूँ। खुशी की बात है कि आपने अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलते हुए इस पेशे को इख्तियार किया है। जी। क्या आप इस पेशे से आपके वालिद साहब या भाई वगैरह की कोई वाबस्ता है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ ना है। हमारे वालिद तो एक तो नॉर्मल मर्चेंट है, तो हमारे भाई भी वो भी एजुकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अभी वो अमेरिका में है। और हमारा दूसरा भाई जो है वो अभी बिजनेस कर रहा है। सिर्फ मैं अकेला इस पेशे में आया हूँ। इस पेशे में आकर इस पेशे को फॉलो कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। क्योंकि आप ऑडिटर हैं जी। और बाज़ार पर, मार्केट पर आपकी गहरी नज़र होती है। जी। मार्केट के उतार चढ़ाव से आप वाकिफ़ होते हैं। जी बिल्कुल। तो इस सिलसिले में मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि महंगाई की वजूहात क्या हैं? जी जी देखिए, मैं आपके चैनल के तहत ये कहना चाह रहा हूँ, 2020 पर एक में अभी तक 24 बार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ चुका है और उसके साथ ही साथ एलपीजी गैस भी 8-10 मरतबा बढ़ चुका है। तो मैं मरकज़ी हुकूमत से यही कहता हूँ कि फ़ौरन मोदी जी, अमित शाह और सीतारमण जो मिनिस्टर है वो फ़ौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की जानिब से जी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर जी। कई सवालात उठाए गए हैं, जी। तो आप भी उसी ख्याल की तायद करते हैं? हाँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो हुक्मरान हैं इनको गरीब तबके का कुछ भी इनको एहसास नहीं है। इनको गरीब तबका कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, इनको बिल्कुल लापरवाही है। अभी जो ये कहते हैं कि एक नेशन वन टैक्स, ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन टैक्स। मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, जब वन नेशन वन टैक्स आप कह रहे हैं तो आप ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के अंदर क्यों नहीं ला रहे? अच्छा, जीएसटी के अंदर लाने से दाम बिल्कुल कम हो जाएगा, कंट्रोल में आएगा। अच्छा, आप इसके ऊपर जी क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? मैं इनसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्यों कार्रवाई नहीं कर जा रही? जो अपोजिशन पार्टी है, जो स्टेट के लीडर्स हैं, आप
सब मिलकर आप पर दबाव डालने के बावजूद भी आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर आप जो सुंकम ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी लगा रहे हैं, वो क्यों नहीं रिड्यूस कर पा रहे हैं? जब आप इसके ऊपर तवज्जो देंगे तो अभी देखिए 60 रुपये 70 रुपये था तो अभी 100 रुपया हो गया जी। एलपीजी गैस 600-500 रुपया था, अभी 800-900 रुपया हो गया। बिल्कुल सही। तो इसी के साथ साथ महंगाई इतनी बढ़ गई कि जो गरीब तबका है उनको गुजारना भी मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। अभी देखिए आप जो एडिबल ऑयल्स हैं, मिसाल के तौर पर पाम ऑयल आके बिफोर 6 मंथ्स 6 महीने पहले 70 रुपया था, आज 100 अभी ये 135 रुपया हो गया, 130 रुपया हो गया। सनफ्लावर ऑयल देखिए 70 को 5 रुपया था, 160 रुपया हो गया। सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। जी। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि आप इस दाम के ऊपर जो प्राइस हाइक्स हो रहे हैं, इनके ऊपर आप क्यों तवज्जो नहीं दे रहे हो? आपको इसकी फिक्र नहीं है क्या? आप जब इसके ऊपर तवज्जो नहीं देने वाले हो तो फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल मुत्तफिक, बिल्कुल सही कहा। ये तो जब पब्लिक के साथ आप नहीं हो तो आप क्यों, कैसे हुक्मरान कहलाते हो? आप कैसे हुक्मरान कहलाते हो? आप जो 7 या 8 साल से ऐसे काम कर रहे हैं, नोटबंदी किए जी, नोटबंदी में भी बहुत नुकसान हो गया। तो मोदी जी ने क्या कहे, जब नोटबंदी की जाए तो जो पूरा भी ब्लैक मनी है उसको पूरा बाहर काटेंगे। क्या करे भाई? कुछ मैं नहीं। मोदी से सवाल कर रहा हूँ, मोदी जी से क्या किया? जीरो हो गया। बिल्कुल। तो इसके अंदर आम पब्लिक कितनी तकलीफ उठाई, कितने व्यापारी तकलीफ उठाए, इससे कुछ फायदा नहीं। कोई ना कोई स्ट्रगल्स लेके आके पब्लिक के ऊपर डाल रहे हैं, एक हाथ से एक स्कीम दे दे और एक हाथ से एक छीन ले। यही हुक्मरान का काम है। मैं मरकजी हुकूमत से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फौरन आप इस पर तवज्जो दीजिए, तवज्जो देके जो आपको एक्शन लेना है, जो एक्साइज ड्यूटी जो है उसको कम करके ये नॉन जीएसटी के नीचे से निकाल के जीएसटी के अंदर लेके आइए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, हाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी है जीएसटी में लाइए। जीएसटी का हाईएस्ट रेट क्या है? 28% है। अभी नॉन जीएसटी में रहने से हर स्टेट की एक मतलब हो गया। जी, अभी तो हर स्टेट में अलग रेट है। हाँ, अलग रेट है, जिसकी स्टेट की मर्जी हो गई। हमारे स्टेट में तो 31.25 है। जी। कोई स्टेट में अलग अलग है। सही है। तो बीजेपी हुकूमत है उस पर मुसलसल ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि ये जो हुकूमत है गरीबों की हुकूमत नहीं है, नहीं, बिल्कुल ये सिर्फ अमीरों की हुकूमत है जी। और मुल्क भर में कैपिटलिज्म, जी, सरमायादाराना निज़ाम को मुसल्लत करना चाहते हैं। इसलिए तमाम जो इदारे हैं वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो ये सिर्फ हुकूमत जो है अमीरों की जेब भरना चाहती है जी। और इसीलिए ये जितने भी इनकी हिकमत अमली है जी, वो गरीबों को नुकसान पहुंचाने की और अमीरों को फायदा पहुंचाने की है। क्या ख्याल है आपका? जी देखिए, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये तो कारपोरेट वालों की हुकूमत है। आई थिंक जब मोदी जी हुकूमत में आए, जब प्राइम मिनिस्टर हुए, तो एक एक करके हमारे पूरे देश को कारपोरेट के हवाले कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी इस पर हड़ताल भी चल रहा है, स्ट्राइक भी चल रहा है, सब चल रहा है। जो कुछ कर ले ये गवर्नमेंट जो है, इनका काम वही जो सोचते हैं वही करते हैं। सिर्फ ये 3-4 या मिनिस्टर मिलके हमारे पूरे हिंदुस्तान को कारपोरेट के हवाले कर देते हैं। अभी मौजूदा हालात में रेलवे को भी प्राइवेट किया जा रहा है जी। अभी देखिए जो ये बैंकिंग सेक्टर है जी, बैंकिंग सेक्टर को भी प्राइवेटिज्म करने की कोशिश कर रही है। अभी हमारा जो विशाखा का जो प्लांट है आयरन का, जी, उसको भी प्राइवेटिज्म कर दिया जा रहा है। वो भी दूसरों को बेच के कर देना चाहते हैं। तो इनका जो नज़रिया है, इनके जो ख्यालात हैं,
इन ख्यालात से आने वाले दिनों में हमारा हिंदुस्तान बहुत पीछे चले जाएगा। तो इसलिए मैं इनसे गुजारिश करता हूँ मरकज़ी हुकूमत वालों से कि आप हमारे वोट से, जनता की, आम जनता की वोट से आप चुने गए हो, तो आप जनता का ख्याल करें या कारपोरेट का ख्याल करें। बिल्कुल सही है। मैं यही सवाल कर रहा हूँ कि कारपोरेट को जो आप उतना ध्यान दे रहे हो तो गरीब तबके के ऊपर क्यों नहीं दे रहे हो। जो मोदी जी ने 60 को 4 स्कीम्स लाए जी, क्या इस कोई स्कीम भी मुकम्मल तौर पे कंप्लीट नहीं अमल में नहीं लाए। सारी स्कीमात सिर्फ कागज पर हैं, पूरे खत्म, पूरे कागज पर हैं। जी, ये बहुत अफसोस की बात है। जमहूरियत में क्या है कि कहते ना कि अवाम ही जो है बादशाह का इंतखाब करते हैं और अवाम ही उसको कुर्सी से नीचे उतारते हैं। हाँ जी। तो इस हुकूमत को बदलने के लिए भी एक कलेक्टिव एफर्ट की, इज्तिमाई कोशिश की जरूरत है, जिसके लिए सियासी बेदारी लाने की जरूरत है। बिल्कुल सही। इस सिलसिले में आप क्या अवाम से कहना चाहते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो जो हुक्मरान इलेक्ट होते हैं वो तो आम पब्लिक से होते हैं। जब पब्लिक में तब्दीली आएगी, जी, जब पब्लिक चाहेगी मेरा हुक्मरान ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, तो जब ऑटोमेटिक से हुकूमत बदल जाएगी। तो मैं मौजूदा हालात पे नज़र रखते हुए सारी हिंदुस्तान की पब्लिक को मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये संदेश दे रहा हूँ कि आप सोचिए, आप देखिए कि आपके ऊपर कैसे मुसल्लत है ये हुकूमत जो है, कैसा मुसल्लत होकर कैसा हुकूमत कर रही है, कैसे हुक्मरानी कर रही है। आप ख्याल कीजिए, देखकर जो हमारा पब्लिक की भलाई चाहता है उसको आप चुनिए, उसको वोट दीजिए, उसको मिनिस्टर बनाइए और उसको वज़ीर आज़म हो या चाहे वज़ीर दाखिला हो उसको बनाइए। ये मेरी पब्लिक से रिक्वेस्ट है। हमेशा ये देखा गया है कि जो प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और अवाम की आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाता है, लेकिन मौजूदा हालात में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये दोनों पे गोदी मीडिया का दाग लग गया है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। तो आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी देखिए 2019 में जो इलेक्शन हुआ है, आई थिंक मेरे ख्याल से ये जो गोदी मीडिया है ना, ये गोदी मीडिया के ज़रिए आज मोदी जी ने चाय वाले से लेकर प्रधानमंत्री बन गया। अब जो तड़ी तापड़ी था वो अमित शाह जो है तड़ी तापड़ी था, वो ये गोदी मीडिया से, यानी कि सारी मीडिया को खरीद कर झूठे बात बोल के झूठे स्कीम्स दे के वो एक मीडिया की तरफ से वो भी होम मिनिस्टर बन गया। तो मैं भी ये जो गोदी मीडिया को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सच्चाई को आप मत दबाओ। बिल्कुल सही करें आप। जो हकीकत है वो पब्लिक के अंदर लेके जाओ। यही कह रहा हूँ कि मैं पब्लिक से, और जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या कोई मीडिया भी हो, हकीकत को मत छुपाओ, उसको एक्सपोज करो। मीडिया से मैं गुजारिश करता हूँ कि आपका जो फ़र्ज़ है उसको निभाइए, आप पब्लिक का साथ दीजिए, आप हर वक्त पब्लिक की सच्चाई को सामने रखें और जो हुकूमत में जो हो रहे हैं उसको आप सामने लाइए। हुकूमत की आवाज़ बनने जो आवाज़ लगाता है उसको दहशतगर्द कहता है, जो अपना हक पूछता है उसको दहशतगर्द कहता है। ये बिल्कुल गलत है। मीडिया से यही गुजारिश है कि मीडिया पब्लिक का साथ दीजिए, हर वक्त पब्लिक के साथ रहिए। वसीला उर्दू टीवी खबर की सदाकत और शफाफियत का अलम बरदार है। जैसा आपने कहा
तो मीडिया का काम सच को सामने लाना है। जी बिल्कुल। तो आप जैसी शख्सियतों से मुलाकात करके, बात करके, गुफ्तगू करके, आपके ख्यालात जानकर हम अवाम तक आपके जज्बात और ख्यालात पहुंचाते हैं ताकि उनमें भी तब्दीली आए, वो भी मुस्बत अंदाज से सोचें। जी। अब आइए हम मरकज़ी हुकूमत से रियासती हुकूमत की तरफ आते हैं। जी। तो मौजूदा जो रियासती हुकूमत है जी, उस पर आपके क्या ख्याल है? देखिए, मैं कोई पॉलिटिक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपके सवाल के ऊपर जवाब देना पड़ता है। देखिए जी, जो हमारी रियासती हुकूमत जो है ऐसी है 50-50। अच्छा। 50-50% है। अच्छा। जब राजशेखर रेड्डी का इंतकाल हो गया तब तक हालात बहुत ठीक थे, वो बहुत एक अच्छे शख्सियत भी थे, अच्छे हुक्मरान भी थे। अब उसके बाद जो जगन मोहन रेड्डी साहब ने 9 या 10 साल के बाद मुख्यमंत्री बने, अभी जो सियासी रियासती जो हालात है जी, जो थोड़े स्कीम्स है वो थोड़े स्कीम्स में थोड़े अच्छे हैं, थोड़े बुरे हैं। अच्छा। ये क्या कर रहे हैं, ये हाथ से दे रहे हैं, ये हाथ से खींच रहे हैं। मिसाल के तौर पे जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, रेशन का जो अभी जो रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गाड़ियों में घर घर। जी, ये तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल फेल्यूर स्कीम है। अच्छा जी, और बिल्कुल फेल्यूर स्कीम है। अक्सरियत का ख्याल भी यही है। हाँ, बिल्कुल फेल्यूर स्कीम है। इससे कुछ भी फायदा नहीं है। आपको जानकारी होगी इसके बारे में कि जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स है वो गाड़ी अभी बहुत से जगह हैंडओवर कर देते हैं। अच्छा। बहुत से जगह हैंडओवर कर देते हैं। जगन मोहन रेड्डी साहब ने जैसा सोचते हैं वो जैसा सोच के बहुत खुश हैं, लेकिन पब्लिक खुश नहीं है। जी जी जी, पब्लिक खुश नहीं है। 50% खुश है, 50% खुश नहीं है। मैं रियासती हुकूमत से भी ये सवाल करना चाहता हूँ, जो एडिबल आयल्स के रेट्स इतने हाइक्स हो रहे हैं, आप इसके ऊपर कार्रवाई नहीं क्यों की? पेट्रोल जो एलपीजी गैस है, गैस के ऊपर आप सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे हो? अच्छा। अब ये जो डीजल, आपको पता है हमारे रियासत में 100 रुपीज है पेट्रोल। जी जी, सारे रियासतों में 89, 90, 89, 90। आप देख लीजिए, तो मतलब 10 रुपए का फर्क है। 10 रुपये का फर्क है, 11 रुपये 25 पैसे का फर्क है। राजशेखर रेड्डी साहब ने एलपीजी गैस के ऊपर सब्सिडी रखे थे। अच्छा, आप क्यों नहीं रखे? जी जी, आप यही सवाल कर रहा हूँ, आप सब्सिडी रखिए, रियासत के लोगों का फायदा होगा। जी। इलेक्ट्रिसिटी के बिलों के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर, इलेक्ट्रिसिटी के बिल तो अभी बढ़ाया गया है जी, पब्लिक में, उसका भी बिल्कुल ये है, नाराजगी है, बहुत नाराजगी है। ये सब पब्लिक में है, ये हमारे जगन रेड्डी साहब तक अभी तक नहीं गए, बातें वहाँ तक नहीं गए। मैं आपके चैनल के तहत मैं इसको ले जाना चाहता हूँ। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं जी, हम अवाम के साथ हैं और आपके साथ हैं, और सच को हम सामने रखेंगे। जी, जब आप इतना दाम, इतनी महंगाई पब्लिक के ऊपर रख दिए, 10 रुपये दे दे 100 रुपये खींच से, हर टैक्स भी बढ़ा दिए, वसूल कर रहे हो। अभी मौजूदा हालत में जो लिक्कर है, सर का क्या ख्याल था, हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब का ख्याल क्या था जी, जब लिक्कर का दाम बढ़ाए जाएंगे तो पब्लिक पीना छोड़ देगी। अभी जोर कर दिए, अभी जोर कर दिए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अभी उनका जेब खाली हो रहा है, वो रोड पे पड़ गए आगे। इसका फायदा किसको हो रहा है? फायदा हुकूमत को हो रहा है, अवाम को नुकसान हो रहा है, पब्लिक को क्या हो रहा है? मैं
सोच रहा हूँ जी जी जगन मोहन रेड्डी सर आने वाले भी 3 या 4 साल में इसके ऊपर तवज्जो देंगे। जी। जो कमियां हैं उम्मीद है उसको उम्मीद से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और आपके शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है? सुना है कि काफ़ी रकम जो है सड़कों के लिए और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर कामों के लिए जी मुख्तस की गई है। क्या वो सारी रकम इस्तेमाल हो रही है और काम हो रहा है? ज़मीनी सतह पर काम की शुरुआत हुई है शहर में? मैं ये पूछ रहा हूँ कौन सी लाइन से हमारे रायचूटी का डेवलपमेंट हो रहा है? जी आप बताइए, एक काम बताइए कौन सी लाइन से हो रहा है? जब राजेश्वर रेड्डी सर का इंतकाल हो गया जी तो उसके बाद किरण कुमार रेड्डी आए। किरण कुमार रेड्डी हमारे रायचूटी को हमारे कड़वा डिस्ट्रिक्ट में सैनिक स्कूल अलॉट किए थे। अच्छा सैनिक स्कूल भी वो किरण कुमार रेड्डी साहब लेके चले गए। तो उसके बाद टीडीपी हुकूमत आई, चंद्रबाबू नायडू आए। चंद्रबाबू नायडू भी कुछ नहीं किए। जी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जी हमारा जो रायचूटी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारी बदनसीबी है कि स्टेट में टीडीपी आई, जी यहाँ पे श्रीकांत रेड्डी वैएसआर की तरफ से वाईएसआर की तरफ से जीते। तो कहाँ डेवलपमेंट कहाँ है? सही है। मतलब मेरे ख्याल से जी जी 10 या 15 साल में राजेश्वर रेड्डी साहब ने हमको एक इलीगल प्रोजेक्ट दिया, बस। कौन सा इलीगल प्रोजेक्ट दिया? राजेश्वर रेड्डी साहब ने सैंक्शन करके दिए और हमारे मोहन रेड्डी जो एमएलए है जी वो उसको कंप्लीट किए। अच्छा हमारे जो मौजूदा एमएलए श्रीकांत रेड्डी साहब है जी उनके पीरियड में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। अच्छा मेरे ख्याल से बोल रहे हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं एक सवाल कर रहा हूँ, जी जी डेवलपमेंट किसको कहते हैं? व्हाट इज़ द डेवलपमेंट? डेवलपमेंट किसको कहते हैं? हर माशरी हालत से या सियासी हालत, हर शोबे से भी डेवलपमेंट होना चाहिए। जी 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 बताइए कौन से लाइन से डेवलप हुआ? जैसे कि जैसे सड़कें वैसे ही हैं। सड़कें वैसे ही हैं जी, और ड्रेनेज सिस्टम भी ड्रेनेज सिस्टम भी वैसा ही है। अभी बोल रहे हैं कि उस पार्टी की कारकर्दगी भी वैसे ही है। जी, अभी 2021 में जी। अभी जो म्यूनसिपाल्टी जो फॉर्मेशन हुआ है, अब देखना चाहिए कि ये कितने दूर तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे रायचूटी में एक शादी महल भी नहीं है। एक शादी महल है, शाही शादी महल, वही शाह राजेश्वर रेड्डी साहब ने हमको अलॉट किया। अच्छा, वो अभी इस्तेमाल में नहीं है। क्यों इस्तेमाल में नहीं है? उसको छोड़ दिया। वो अभी थोड़ा मतलब उसके अंदर कुछ अभी जी काम बाकी है। काम तो रेनोवेट करना है। हाँ, उसको रीमॉडिफिकेशन करना है, छोटे छोटे काम है उसको करना है, उसको यूज में लाना है। राजेश्वर रेड्डी साहब ने रायचूटी के मुसलमानों के लिए वो एक तोहफा दिया। अच्छा, अभी मैं श्रीकांत रेड्डी साहब से या जो उसके जो गवर्नमेंट के अथॉरिटीज हैं जी जी उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जी फौरन उसको यूज में लाइए। बहुत अच्छी बात। जो उसके जो छोटे छोटे काम है उसको कंप्लीट करके जी वो पब्लिक के हवाले करिए। अभी देखिए ना एक पार्क है हमारे रायचूटी में, अच्छा, ना एक मेडिकल कॉलेज है, अच्छा, और देखिए और कुछ गवर्नमेंट अस्पताल की क्या हालत है जी? गवर्नमेंट अस्पताल है कि नहीं यहाँ पर? गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो वो भी उसी की जगह वही है। हाँ, वहीं भी ठीक नहीं है। वो भी ठीक नहीं है। जी नहीं, ठीक नहीं है। अच्छा, उसके ऊपर भी तवज्जो देना चाहिए हमारे एमएलए साहब को। अच्छा, विजिट करना चाहिए, वीकली वंस विजिट करना चाहिए, जी जाके वहाँ के हालात को पकड़ के उनको देखना चाहिए वहाँ पे सर्विस कैसा हो रही है, मेडिकल कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। वसीला उर्दू टीवी जी खबर की सदाकत और शफाफियत का अलम बरदार है। जी जैसा आपने कहा
तो मीडिया का काम सच को सामने लाना है। जी बिल्कुल। तो आप जैसी शख्सियतों से मुलाकात करके, बात करके, गुफ्तगू करके, आपके ख्यालात जानकर हम अवाम तक आपके जज्बात और ख्यालात पहुंचाते हैं, ताकि उनमें भी तब्दीली आए, वो भी मुस्बत अंदाज से सोचें। जी।